वेलकम। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और ये है आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो जहां हम बात करते हैं भारतीय इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। कंज्यूमर इज किंग, ये हम सब मानते हैं, लेकिन इस किंग को 24/7 सर्विस वेस्टर्न वर्ल्ड के कन्वीनियंस स्टोर्स में तो मिल जाता है, लेकिन 24 घंटे ग्राहकों को रिटेल प्रोडक्ट्स बेचने वाला ये कॉन्सेप्ट भारत में अब तक पिकअप नहीं कर पाया है। भारत के 836 बिलियन डॉलर के रिटेल मार्केट में 7 करोड़ छोटे कारोबारियों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का मकसद है रिटेल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप द न्यू शॉप का। 2019 में एक भाई बहन की जोड़ी आस्था और चारक अलमस्त ने इनके दोस्त मणि देव के साथ मिलकर भारत के लिए एसेट लाइट ग्लोबल चेन 7-Eleven जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स पर काम शुरू किया। देखिए इनकी स्टार्टअप स्टोरी। भारत में कन्वीनियंस स्टोर का कॉन्सेप्ट सही मायने में पूरा कर रहा है द न्यू शॉप। 24 घंटे खुले रहने वाले रिटेल स्टोर की ये चेन ग्राहकों को रोजमर्रा की जरूरत की हर वो चीज मुहैया कर रही है, फिर चाहे वो स्नैक्स हो या पर्सनल केयर, पेट केयर जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। प्रिंटिंग, कैश विड्रॉल जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल है। भारत के हर कोने में हर किसी के लिए वॉकिंग डिस्टेंस पर रिटेल के हर कैटेगरी में प्रोडक्ट मुहैया करवाने के उद्देश्य से 2019 में द न्यू शॉप की नींव रखी गई। फाउंडर्स का मकसद सिर्फ अपने बिजनेस को भारत की सबसे बड़ी कन्वीनियंस स्टोर रिटेल चेन बनाना और प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि भारत की रिटेल स्पेस में टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के दम पर रोजगार पैदा करने के पैशन से द न्यू शॉप का पहला स्टोर शुरू किया गया। एक तो जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके पास एक ऐसा बिजनेस होगा जो पूरी दुनिया में मुनाफे वाला बिजनेस है। दूसरा, उनको हमारा पूरा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, वो खुद और जाके लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे। और चौथा, हम एक ऐसा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करेंगे 10,000 एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जो 10,000 दुकानें खोलेंगे, जिससे हम इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को और आगे जाके बेच पाएंगे। अमेरिका में 2000 लोगों के लिए एक और चाइना में 3000 लोगों के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं। तो सोचिए भारत की 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए कितने कन्वीनियंस स्टोर्स के मौके बन रहे हैं। इसीलिए इस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अमेरिकन शार्क केविन हैरिंगटन जैसे इन्वेस्टर्स का सपोर्ट फाउंडर्स को शुरुआती दिनों से ही मिला। लेकिन कन्वीनियंस स्टोर्स को हर तरह से कन्वीनियंट बनाने की हर मुमकिन प्लानिंग और रिसर्च के बाद कोविड ने इन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की कमर तोड़ दी। फिर भी लॉकडाउन के दरमियान ओमनी चैनल यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल के मिक्स मॉडल की अहमियत उजागर हुई। हमारा इनिशियल चैलेंज तो कोविड था, पर कोविड हमारे लिए बून इन डिस्गाइज भी रहा, क्योंकि जब लॉकडाउन हुए और लोग अपने घरों में बंद हुए, तब उनके लिए गाड़ी लेके एक मॉल जाना या सुपरमार्केट जाना, जो उनके घर से 2 या 3 किलोमीटर कम से कम दूर था, मुश्किल हो गया। और तब सबको समझ आया कि अरे ये कन्वीनियंस स्टोर ये तो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ये मेरे घर में होम डिलीवरी भी कर देता है, और बाकी ई कॉमर्स की तरह अगर सामान खराब आए तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टोर पे ही जाके वापस एक्सचेंज और रिटर्न की ऑप्शन भी पा सकती हूँ। एंड सर्विसेज, हमारी कुरियर सर्विस, हमारी प्रिंटिंग सर्विस, हमारी कैश कलेक्शन सर्विस, एटीएम्स भी बहुत बंद थे कोविड के टाइम पे, और ये सब सर्विसेज हमने तभी लॉन्च करी। शुरुआती दौर में फाउंडर्स ने 5 स्टोर्स में पैसे लगाकर रिटेल स्टोर चलाने का अनुभव लिया, ग्राहकों की जरूरतें समझी, साथ ही इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। तो हमने इंडिया का फास्टेस्ट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाया। हमने डिलीवरी ऐप बनाई जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, क्योंकि हम ओमनी चैनल है और शायद इंडिया की ओनली ओमनी चैनल रिटेल कंपनी है जो ट्रूली ओमनी चैनल है। ये सब चीज़ें हमने तभी सीखी जब हमने अपनी 5 दुकानें खुद से चलाई, और वो 5 दुकानें इतनी अच्छी थी और कस्टमर्स इतने खुश होते थे कि फिर वो कस्टमर्स ही हमारे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आए कि हम भी ये दुकान चलाना चाहते हैं। यानी देश के 7 करोड़ छोटे दुकान मालिक अगर अपनी दुकान को द न्यू शॉप जैसे मॉडर्न रिटेल स्टोर में तब्दील करना चाहते हैं तो इनकी फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं।
इसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस से लेकर सेल्स, मार्केटिंग हर लेवल पर आपको मदद मिलेगी। हमारी बैकवर्ड पार्टनरशिप्स हैं काफ़ी बैंक्स के साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे अगर आप फ्रेंचाइज ओनर हो और आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हो तो हम आपको फ्रेंचाइज फाइनेंसिंग सपोर्ट भी देते हैं। हम आपका पूरा फ्रेंचाइज का खर्चा शुरू करने का अपने ऊपर लेके और आपको पूरा सपोर्ट देते हैं कि आपको पैसा मिल जाए टाइम पर। दूसरा, हमारा पूरा टेक्नोलॉजी है। हम जब भी किसी को अपनी फ्रेंचाइज देते हैं, ये सारे जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं जिससे वो अपना स्टोर का प्रॉफिट, एफिशिएंसी, कस्टमर ट्रैक कर पाए, वो सब हमें उन्हें देते हैं। पहला हो गया पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, दूसरा हो गया हमारी इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, तीसरा हमारी जो सारी पार्टनरशिप्स हैं। हमारी दुकान जोमेटो पे भी बेचती है, स्विगी पे भी बेचती है, डंजो पे भी बेचती है। हमारी डिलीवरी बॉयज़ का भी नेटवर्क है। वो पूरा नेटवर्क और उसको ऑपरेट करने का सॉफ्टवेयर भी हमने बना रखा है अपने फ्रेंचाइज ओनर के लिए। चौथा, हमारा रियल टाइम क्लाउड बेस्ड सिस्टम और सॉफ्टवेयर है जिससे फ्रेंचाइज ओनर कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो रियल टाइम ट्रैक कर सकता है उसकी दुकान पे कौन कस्टमर आया, कितने बजे आया, उसने क्या खरीदा, किसने उसको क्या बेचा, और वो कस्टमर फ्यूचर में और आगे क्या क्या खरीद सकता है। तो वो पूरा सॉफ्टवेयर भी हमने उनको बना के दिया है। पांचवा, हमने हमारा सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर भी बना रखा है जिससे हमारे फ्रेंचाइज ओनर के लिए ऑर्डरिंग बिल्कुल ही सीमलेस हो। इसी के साथ डेटा के आधार पर दुकान चलाने के टिप्स, लाइसेंस और आम मुनाफे को 2 से 3 गुना बढ़ाने के तरीके जैसे सभी फ्रंट्स पर फ्रेंचाइजी ओनर्स को द न्यू शॉप की तरफ से सपोर्ट मिलता है। जहां इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि वो 42 मंथ्स में आपका पैसा आपको वापस देते हैं, हमारा 18 से 24 महीने का पेबैक टाइम है। तो ये सारी सहूलियतें हमने अपनी फ्रेंचाइज ओनर को दे रखी है। और सबसे बड़ी बात, द न्यू शॉप इज़ अ कूल ब्रांड, और ये 24 घंटे चलाने का लाइसेंस जो हमारी कंपनी के पास है पूरे देश का, वो आपको हमारी पार्टनरशिप और फ्रेंचाइज के साथ मिल जाता है, जो बहुत मुश्किल है खुद से लेने में। एंड उसके साथ ही सारी ब्रांड पार्टनरशिप्स और हमारे मार्जिन्स इंडस्ट्री के बेस्ट मार्जिन्स हैं। तो अगर आप एक दूसरी दुकान चलाएं और आप द न्यू शॉप चलाएं तो आपको लगभग 4 गुना ज़्यादा मंथली इनकम होगा as compared to everyone else for almost the same kind of investment. द न्यू शॉप का पूरा फोकस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने पर है। ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर से हटकर यहाँ कुछ आज की जरूरतों को पूरा करने वाली सर्विसेज भी ग्राहकों को मिलती है। आपको इंस्टेंट कैश चाहिए तो हम आपको अप टू 5,000 रुपीज़ तक डिलीवर करते हैं। आप हमारे स्टोर पे आके प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। अगर लास्ट मिनट बच्चे का होमवर्क प्रिंट करना है, प्लेन की टिकट बुक करनी है, मूवी की टिकट बुक करनी है, वो लास्ट मिनट आप हमारे स्टोर पे भी ले सकते हैं। आपको कुछ कुरियर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस चाहिए, वो भी हमारा स्टोर सप्लाई करता है। और हम अभी काफ़ी स्टोर फ्रेंचाइज ढाबा वालों ने खरीदी है, तो वो लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं एंड कार क्लीनिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो हमें तो काफ़ी कुछ ज्ञान हमारे फ्रेंचाइज ओनर से मिलता है कि हमें और क्या प्रोडक्ट और सर्विस अपने स्टोर पे बेचने चाहिए। 100 करोड़ का सालाना रेवेन्यू कमाने वाले इस यंग स्टार्टअप के फाउंडर्स ने अब तक करीब 20 करोड़ का निवेश कंपनी में किया है और देश में इनके 70 स्टोर्स खुल चुके हैं, जिसमें से काफी प्रॉफिटेबल भी है। कंपनी में 18 से ज्यादा निवेशकों ने पैसा लगाया है, जिसमें HNIs के साथ हडल एक्सेलरेटर, एंथिल वेंचर्स, एंजल लिस्ट इंडिया, लेट्स वेंचर जैसे VCs भी शामिल है। 2024 तक कंपनी अपने स्टोर्स का विस्तार 1000 से ज्यादा करने के लक्ष्य को लेकर बढ़ रही है, जिसके लिए जल्द ही बड़े फंडिंग राउंड को जुटाने की तैयारी जारी है। भारत की रिटेल इंडस्ट्री 90% ट्रेडिशनल रिटेल और 10% मॉडर्न ट्रेड रिटेल में बटी है। इस मार्केट में मॉडर्न ट्रेड रिटेल को 20% बढ़ाने पर द न्यू शॉप के फाउंडर्स का फोकस है। वी विश देम ऑल द बेस्ट। कल्पिता पारकर, आवाज। पैशन, विजन, डीप रिसर्च और टेक सपोर्ट के तड़के से बना द न्यू शॉप जल्द ही कामयाबी हासिल करे, इस आशा के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे मेरे साथ जुड़ेंगे
वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप के को-फाउंडर डॉक्टर अपूर्व शर्मा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। बात करेंगे अब भारतीय इकोसिस्टम की और स्पेशली फंडिंग के लिहाज से स्थिति कैसी उभर कर आ रही है। वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप ये अर्ली टू ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स के लिए एक इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर और फुल स्टैक इन्वेस्टर है और इनके पोर्टफोलियो में अब तक करीब 54 स्टार्टअप्स में इस साल करीब $50 मिलियन का वैल्यूएशन भी पार कर लिया है। यही नहीं, वेंचर कैटलिस्ट इनके पोर्टफोलियो में करीब 33 यूनिकॉर्न्स शामिल है, यानी कि वो कंपनियां जो जल्द ही यूनिकॉर्न बनेंगी, और कुछ नाम जिससे आप वाकिफ होंगे जैसे कि शिप रॉकेट, भारत पे, वेदांतु, ये इन्हीं के पोर्टफोलियो की कंपनियां थी जो पिछले साल दरअसल यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुकी हैं। मेरे साथ है वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप के को-फाउंडर डॉक्टर अपूर्व शर्मा। शर्मा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये 2022 का साल बहुत ही दिलचस्प रहा है। यहाँ पर ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिली है, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उस सब के बीच भारत में फंडिंग 70% घटी है और इस एनवायरनमेंट में दरअसल आपकी कंपनियां काफी बेहतर कर रही हैं। तो आपके लिए ये साल कैसे साबित हो रहा है बताइए, और क्या आपको बेनिफिट दिख रहा है जिसका फायदा आपने अपनाया है इस डाउन ईयर में? निश्चित तौर पे हर्षदा जी, ये एक 2022 हमारे लिए एक बहुत अच्छा साल निकल के आया है। दो वजह हैं। एक तो क्या है, जब ग्लोबली मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो आपको इंडियन मार्केट में आपको बहुत अच्छे स्टार्टअप्स और अच्छे प्राइस पे मिलते हैं, तो इस वजह से अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ग्लोबल एमएनए प्लेयर्स जो कि इंडियन मार्केट में एक्विजिशन टारगेट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो आपकी एग्जिट की भी एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती हैं। वीसी एक्टिविटीज डाउन हो जाती हैं लेकिन एग्जिट एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जैसे कि सेक्टर्स लाइक D2C, सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीटेक, प्रॉपटेक, इन सब में एमएनए एक्टिविटीज बढ़ जाती है, बिकॉज इसमें काफी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स इंडिया में हैं जो कि जो है इंडिया में अच्छे स्टार्टअप्स को खरीद सकते हैं। तो इस वजह से ये बात सही है कि थोड़ा सा मार्केट जब टाइट होता है बाहर में, तो उस समय में एमएनए एक्टिविटी बढ़ती है और वीसी एक्टिविटी थोड़ी डाउन होती है। बिटकॉइन में इतना सारा ग्लोबल पैसा लग गया, क्या उसके भी रिपल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं? क्या वो भी लार्जली पैसे को रोक कर रख रहा है या फिर एग्जिट्स पर प्रेशर डाल रहा है? ये दो बड़ी इवेंट्स हुई हैं। एक तो बिटकॉइन वाला, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बर्न्स हुए हैं लोगों को ग्लोबली, और इसके अलावा जो यूएस मार्केट में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन डाउन हुई है, तो ऑब्वियसली एलपीज के ऊपर काफी प्रेशर आया है, बिकॉज जिन फंड्स के रिटर्न वैल्यूएशंस ऑफ स्टार्टअप्स वाज वेरी वेरी हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी वो काफी 30-40% तक घटे हैं बीच में। तो ऑब्वियसली इन सब एक्टिविटीज का असर तो फंड्स के ऊपर होता ही है, बिकॉज उनको अपने उनके एलपीज का भी प्रेशर होता है कि भाई ज्यादातर फंड्स में इंडिया में ग्लोबल पैसा लगा है, इंडियन पैसा कम फंड्स में लगा है। जैसे हमारे केस में 80% पैसा इंडियन एलपीज का है, और ज्यादातर फंड्स में ग्लोबल पैसा लगा होता है, और वो ग्लोबल पैसा लगे होने की वजह से एलपी जनरल पार्टनर्स के ऊपर, फंड के ऊपर प्रेशर तो बनता ही है। तो उस स्थिति में वो ज्यादातर केसेस में कंपनीज को अच्छे भाव में बड़े प्लेयर्स को, D2C के बड़े प्लेयर्स को बेचने की कोशिश करते हैं, और ऐसी स्थिति में आगे के राउंड्स नहीं आते हैं, तो इस वजह से बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसमें एक्वायर करा दीजिए कंपनी को या मर्ज करवा। लेकिन इस समय जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंपनियों को, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को बैक करने के लिए, तो एनवायरनमेंट कैसा है? अर्ली स्टेज में ये फंडिंग की कोई दिक्कत तो अब तक नहीं नजर आई है, और क्या ये कंफर्ट जारी रहेगा? मैं एक डेटा पॉइंट बताता हूँ। देखिए, यूएस की ग्रोथ के पीछे बहुत हद तक ब्रेन ड्रेन रहा है पुराना, 80s में जो ब्रेन ड्रेन उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और इजरायली और वो सब वहां पहुंचे। इस वजह से 550 यूनिकॉर्न्स जो वहां पे हैं आज, 311 वहां पे इमिग्रेंट्स के बनाए हुए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा 92 इंडियंस के बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वहां पे अमेज़न की भी 10,000 लोग निकाल दिए, और फेसबुक सब फायरिंग कर रहे हैं। तो उसका जो बेनिफिट है वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है। वो सारे इंटेलेक्चुअल्स इंडिया में आके स्टार्टअप्स कर रहे हैं, क्योंकि अपने इंडियन डायस्पोरा के लोग जितने भी हैं, या तो वो अच्छी जॉब्स करेंगे या फिर आकर के एक स्टार्टअप करेंगे। तो आप अगर देखोगे तो पिछले 18 महीने में करीब टोटल स्टार्टअप 1,50,000 हो गई इंडिया में, जो कि 18 महीने पहले या साल भर पहले 40-50 हजार हुआ करती थी।
ये नई 1 लाख स्टार्टअप जो आई हैं, ये उसी वजह से रिवर्स ब्रेन ड्रेन की वजह से आई हैं। और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के फाउंडर्स और नई कॉन्सेप्ट्स इंडिया में देखने को मिल रही हैं, जी। और इस वजह से हम अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स की तो एक्टिविटी सडनली बढ़ गई है। तो क्या नए एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेज इच्छुक हैं और पैसा लगाने के लिए इन कंपनियों में, बीट अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज, अपूर्व जी? पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट में, बहुत सारा ड्राई पाउडर भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे वीसी फंड्स ने बहुत सारा पैसा रेज करके रखा हुआ है। चैलेंज केवल वही आता है कि यूएस मार्केट इज डाउन, चाइनीज मार्केट इज डाउन, यूरोप इज आल्सो नॉट फेसिंग ग्रेट टाइम, तो बट इंडिया इज इमर्जिंग एज ए गोल्डन स्पॉट। स्टार्टअप्स के केस में स्पेशली पिछले 1.5 साल में जो एक्टिविटी हुई है, ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज में एक यूनिकॉर्न जो डिक्लेयर हुआ है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इज वेरी वेरी हाई। सो देयर इज नो डेarth ऑफ कैपिटल फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स। ऑब्वियसली लोग प्राइस राउंड नहीं कर रहे हैं, कन्वर्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि आगे का पैसा किस प्राइस पे आने वाला है। करेक्ट। लेकिन एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की कंटिन्यूड है इंडियन मार्केट में, और स्टार्टअप्स इंडिया के स्टार्टअप्स को पैसे की कोई इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे लोग जो पैसा कभी स्टार्टअप्स में नहीं लगाते थे, स्पेशली आप देख रहे हो पिछले $3 ट्रिलियन में आज जीडीपी में करीब $500 बिलियन का कंट्रीब्यूशन स्टार्टअप्स का है। जी हाँ। 17-18%। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे लेकिन वो लोग स्टार्टअप में नहीं लगाते थे, आज वो पैसा यहाँ लगाना शुरू कर चुके हैं। 7-8% लोग तो लगा ही रहे हैं कम से कम, क्योंकि क्रिप्टो भी बंद हो गया, क्रिप्टो में भी अभी लोग उतना पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। तो उनको एक एसेट क्लास इंडिया में, स्टार्टअप का एक एसेट क्लास बिल्कुल गोल्डन स्पॉट की तरह दिख रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे स्टार्टअप्स में कंटिन्यूअस पैसा गिर रहा है। अच्छा, ये तो आप एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन आप कई कंपनियों को मेंटोर भी करते हैं, उनसे भी लगातार बातचीत होती है। इस समय हमने एक चीज नोटिस किया है कि बड़े पैमाने पर कई सारे यूनिकॉर्न्स में मार्कडाउन्स भी हुए हैं एनवायरनमेंट के मद्देनजर, और फिर चिंता यही है कि अगला राउंड क्या टाइमली मिलेगा, वो वैल्यूएशन कोट कर पाएंगे या फिर एक सस्ते वैल्यूएशन पर पैसे रेस करने पड़ेंगे। ये क्या सिलसिला लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसी को अवॉइड करने के लिए इतने सारे लेऑफ्स भी हो रहे हैं भारत में? हर्षिता जी, हमारी सबसे बड़ी आज की डेट में खासियत ये है कि हम लोग चाइना और यूएस से सीख के आए हैं। यूएस में जो गलतियां हुई और चाइना में जो गलतियां हुई, वो हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को अवॉइड कर रहे हैं। हमने ये चीज जल्दी सीख ली है कि स्टार्टअप्स को स्केलेबल तो होना ही चाहिए, साथ साथ प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। जी हाँ। बहुत सारी, आज अगर आप देखिए तो 100 स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न है, उसमें से एक डेटा निकला था कि 23 प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट। हमारी ज्यादातर कंपनीज अभी जो स्केल हो चुकी हैं और अच्छा पैसा रेज कर चुके हैं, दे आर टेकिंग स्टेप्स टू बिकम प्रॉफिटेबल। उसकी वजह एक और भी है। उसकी दूसरी बहुत बड़ी वजह है कि अभी उनको एक एग्जिट का रास्ता आईपीओ के थ्रू मिल गया है इंडिया में। पहले इंडिया में स्टार्टअप्स का आईपीओ नहीं होता था। तो जिन कंपनी का नियर प्रॉफिटेबिलिटी है, इवन -10% एबिटा है, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, द -10-15% एबिटा इज गुड फॉर द ग्रोथ, उन कंपनियों के आईपीओ अच्छे भाव पे निकल रहे हैं। तो जितने भी स्टार्टअप्स जो ज्यादा माइनस एबिटा पे थे, -30, -40% वाले, वो लोग अपनी एबिटा को इम्प्रूव कर रहे हैं, बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास में एक रास्ता है जो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में जाकर के आईपीओ के थ्रू निकाल सकते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि अब अगर उनको, जो कंपनियां प्रॉफिटेबल है, ऑब्वियसली उनके रेवेन्यूज डाउन होते हैं तो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आता है। तो ये सही है कि उसको उनको रैशनलाइज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेवेन्यू डाउन हुए, वैल्यूएशन इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स, तो ऑब्वियसली उनको अपना रैशनलाइज करना ही चाहिए, और तभी वो आगे का भी पैसा सही भाव पे रेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है कि अगर वो अपना वैल्यूएशन डाउन करते हैं, और वो जितना रेवेन्यू उसी के हिसाब से वैल्यूएशन कमांड कर सकते हैं। क्योंकि आपने आईपीओ का जिक्र किया, और कुछ ये जो न्यू एज कंपनियां भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उन पर मैं आप थोड़ा इंसाइट चाहती हूँ, खासतौर से आपकी कम्युनिटी में बातचीत क्या हो रही है। हमने देखा
ये जब भी लॉक इन पीरियड्स खुले हैं, शुरुआत जोमेटो के साथ हुई, फिर नायका की बारी आई, पेटीएम हुआ, पीबी फिनटेक हुआ, डिलीवरी हुआ, सब में बड़ी भरकम बिकवाली देखने को मिली। अच्छी खासी फंड्स ने एग्जिट किया। अब नायका के केस में लाइट हाउस ने नियरली पूरा एग्जिट कर लिया है। ये क्या एग्जिट्स का सिलसिला इन प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की तरफ से जारी रहेगा? क्या भारतीय एलपीज भी, भारतीय एचएनआई इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ से पहले पैसा लगाया था, उनकी तरफ से भी दबाव आ रहा है इन सभी कंपनियों पर? देखिए, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो अनलॉक स्टार्टअप्स के लिए अभी होना शुरू हुआ है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स ने अभी इसमें पैसा लगाया है। देखिए, एक बहुत मैं आपको बात बताऊं कि जो अभी तक लोग ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते थे या ट्रेडिशनली बिजनेस चलाते थे, वो प्रॉफिटेबिलिटी और उस पर ध्यान देते थे, लेकिन वो वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पाते थे। वहीं छोटी जो स्टार्टअप्स हैं, उतने कम समय में उन लोगों ने $1 बिलियन वैल्यूएशन, $10 बिलियन वैल्यूएशन क्रिएट करी है। तो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स वांट टू बी पार्ट ऑफ द वैल्यू क्रिएशन जर्नी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप ये समझिए कि अगर 10% से 15% और 20% भी लोग लगाने लग गए पैसा, तो इंडिया के जो स्टार्टअप्स के आईपीओ विल ऑलवेज बी ओवर सब्सक्राइब। तो आप ये समझ के चलिए कि ये ट्रेंड तो अभी शुरू हुआ है। नहीं, शर्मा जी, आई अंडरस्टैंड ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे लाइट हाउस ने नायका में एग्जिट लिया, क्या वैसे बाकी इन्वेस्टर्स भी पेटीएम, जोमेटो या फिर डिलीवरी से एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे? क्या वो इम्पेरेटिव हो गया है इन द नियर फ्यूचर? क्या वो होगा या फिर थोड़ा सा संयम रखेंगे ये निवेशक? मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी मैच्योरिटी आते आते टाइम लगता है। जब ये पहली बार हुआ है तो पेटीएम में इन्वेस्टर्स ने और बहुत सारे स्टार्टअप में लोगों ने भर भर के एग्जिट किया है, बिकॉज उनको ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और ये नया मार्केट था इंडिया में जहाँ पे ये चीज हो रही थी। पर इसमें भी रैशनलाइजेशन आएगी। जो कंपनियां प्रॉफिटेबल है, जो कंपनियों के बिजनेस मॉडल सॉलिड है, जिन कंपनियों के मतलब आपको दिख रहा है कि अगला आगे जाकर के वो डेकाकॉन भी बन सकते हैं और हेक्टाकॉन भी बन सकते हैं, $100 बिलियन कंपनी, ठीक। तो अगर ऐसी कंपनी है जो $100 बिलियन की कंपनियां भी बन सकती हैं, तो फिर हम उसमें से पैसा क्यों निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे, रादर हम लोग और इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए ये तो एक नया एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें कई सारी बिकवाली हुई, बट आने वाले समय में आपको ये भी दिखेगा कि बहुत सारी कंपनियों में लोग इन्वेस्टर रिटेन भी करेंगे। It will all depend upon how the company is positioned in terms of their business model, in terms of their profitability, in terms of their value creation overall. बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, and wish you all the very best for the coming year. Thank you very much हर्षिता जी। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में भी हम आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं CNBC आवाज के ट्विटर पेज पर या फिर हमारे फेसबुक पेज पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।